रॉक ऑयल, इसको रॉक ऑयल कहते हैं, लैटिन भाषा शब्द से बना है। ये हाइड्रोकार्बन्स होता है रॉक ऑयल्स। नाइन्टी 95% से 98% तक इसमें हाइड्रोकार्बन्स होता है। 2% और गैसेस होती है, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसेस होती है, कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड होती है। 98% ये कार्बन होता है। ये तीनों रूपों में पाया जाता है, तरल, गैस, ठोस। रॉक ऑयल्स होता है, चट्टानों के अंदर से निकाला जाता है, तीनों में पाया जाता है, तरल, गैस, ठोस, तीनों रूपों में। इसे साफ करने के बाद देखिए क्या क्या बनता है। एक क्रूड ऑयल इसको कहते हैं, क्रूड ऑयल। इसमें बहुत सारी चीजें मिली होती है। जब इसको रिफाइन किया जाता है, ऑयल रिफाइनरी से 23 ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी 23 ऑयल रिफाइनरी भारत में है। जब इसको रिफाइन किया जाता है क्रूड ऑयल को, कच्चा तेल को, तो बिल्कुल ऊंचा होता है, काला काला होता है। तब इससे अलग होता है मिट्टी का तेल, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल। एक ही से अलग अलग टेम्परेचर पे अलग होते, रिफाइन करके उसे निकाला जाए। पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, लुब्रिकेंट, स्नेहक जिसको कहते हैं, स्नेहक, लुब्रिकेंट, जैसे आपका होगा लुब्रिकेंट, मोम इससे प्राप्त किया जाता है। क्या चीज? तारकोल, वो सब होता है, बाई प्रोडक्ट है, वो भी होता है। तारकोल होता है, आप वैसिलिन जो लगाते हैं मुंह पे, ये भी सब प्राप्त, बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है। इसको जब रिफाइन किया जाए रिफाइनरी में, तो इसमें सारी चीजें प्राप्त होती है अलग अलग टेम्परेचर, क्योंकि ये सबका जो फ्रीजिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है अलग अलग टेम्परेचर पे होता है। ये सब एक ऑयल रिफाइनरी में अलग अलग लेयर पर ऐसे। ये कच्चा तेल, इसका एक कोई भी पार्ट बेकार नहीं जाता है, सबका सब यूज कर लिया जाता है। जो बचता होता है तो तारकोल का तेल बन जाता है, जो डाबर वगैरह बनता है, और फिर ये पीवीसी, सोल वगैरह बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं इससे। इसका एक भी मात्र कोई भी चीज खराब नहीं जाता है। इसे तरल सोना कहा जाता है, इसे कहा जाता है तरल सोना भी कहा जाता है, बहुत कीमती है, सोना कहा जाता है। ये करीब भारत में कच्चा पेट्रोल, क्रूड ऑयल है, 30 लाख वर्ष पुरानी। इसमें 30 लाख वर्ष पुरानी सागरी औषधि चट्टान है, सागरी औषधि, नोट करते जाइए, शहरों में प्राप्त होते हैं। ये टर्शियरी काल की अपनति भ्रंशों में ट्रैप इसमें फंसे हुए हैं, जिससे फंसे हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर हो जाता है, जो लड़के स्ट्रक्चर ऑफ डायग्राम बना लेंगे आप। ये अपनति देखो ना, मैंने लिखा है टर्शियरी काल की अपनति भ्रंशों में फंसे रहते हैं। ये देखिए है सेल स्ट्रक्चर, देखिए जो सेल चट्टान होती है, इतने बारीक कण इसमें होते हैं, इसमें कोई पानी इसके नीचे नहीं जा पाता। अगर यहाँ पे है, कौन सी चट्टान है, सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन है, और यह है सेल।
सेल एक चट्टान, इसमें कण इतने बारीक होते हैं कि इसमें पानी अगर जाता है तो ये देखिए तो इसके नीचे चला जाता है, लेकिन ये जो होती है ये अपारगम्य होती है। सेल चट्टान अपारगम्य होती है। कौन सी चट्टान? सेल। इसके कण बहुत बारीक होते हैं सेल। और यहाँ पे अगर चट्टान है, कोई सैंडस्टोन है, बालू का पत्थर है, तो इसमें छिद्र होते हैं, तो उसके अंदर से पानी डालेंगे तो इसके चला जाएगा। जैसे ये कागज है, इसमें थोड़ी देर पानी रिसके चला जाएगा। अगर पन्नी होती है, पॉलीथीन होती है, उसके अंदर पानी रिसके नहीं जाएगा, तो क्या होता है? अपारगम्य, उसके नीचे पानी जा नहीं पाता है। तो ये चट्टान जो होती है सैंडस्टोन होती है, सेल स्ट्रक्चर होता है इसे, और ऐसे गुंबदी उभार होता है। इसमें सेल स्ट्रक्चर होता है। इसके जो ऊपर होती है ये होता है जल, पेट्रोलियम, और ये होता है गैस। इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये जो संरचना है वो होता है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन स्ट्रक्चर। ये होता है सैंडस्टोन। हिंदी में लिखे क्या? सैंडस्टोन को बालू का पत्थर कहते हैं। बालू का पत्थर चट्टान होती है, इसमें कोई चीज इसके अंदर चली जाती है। पानी नीचे होता है क्योंकि पानी से तेल हल्का होता है, तेल से हल्का गैस होता है। इन दूसरे के ऊपर ऐसे पाए जाते हैं चट्टानों के अंदर। फिर इसको निकालने का तरीका क्या होता है? तेल के जो कुएं होते हैं, कैसे कुआं खोदते हैं? ये लाइमस्टोन हो गया, यानी चूना पत्थर, चूना पत्थर, और ये हो गया सेल चट्टान। ये है स्ट्रक्चर होता है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रोलियम रॉक्स। ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रोलियम। हमेशा अवसादी चट्टानों में पाया जाएगा पेट्रोलियम, कायांतरित और आग्नेय चट्टानों में। 3 प्रकार के चट्टानें पाई जाती, पढ़ा होगा भूगोल में आप लोगों ने। कौन कौन से चट्टान? आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो कायांतरित अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, इसलिए पूरे प्रायद्वीपीय भारत पर कोई तेल की संभावना नहीं है। बिल्कुल ये प्रायद्वीपीय भारत में पूरे तेल की कोई संभावना नहीं है। ये हार्ड रॉक्स है, किसकी? ग्रेनाइट की बनी है, और उससे आग्नेय और मेटामॉर्फिक, इग्नियस और मेटामॉर्फिक चट्टानें बनी हुई है। ये बनी, इस पर कोई तेल संभावना। ये अवसादी चट्टानों का बेल्ट है, ये वाला पूरा देखिए, किनारे किनारे, ये वाला और ये वाला, यही पे तेल मिलते हैं। मैंने लिखा 30 लाख साल पुरानी चट्टान, और वो करोड़ों साल पुरानी चट्टान, उसमें तेल नहीं मिलेंगे। तो ये होता है। तो तेल के जो कुएं खोदे जाते हैं, कैसे तेल के खोदे जाते हैं? जैसे पानी के कुएं खोदे थे हमारे यहाँ, उसमें तो कोई भी एक बाल्टी भर के लेकर चला जाएगा पेट्रोल, ऐसे कुएं होंगे। तो यहाँ से निकालने के लिए पाइप डाली जाती है इसे, और एक इधर पाइप डाली गई, इधर से प्रेशर डालेंगे, पानी का, गैस का प्रेशर डालेंगे, तो इधर से वो निकलता है। प्रेशर डाला जाएगा, फिर इधर से इधर हल्का होगा, प्रेशर से किसी चीज को फूंकते हैं तो उधर निकलेगा पाइप से। तो ऐसे ही निकलता है। ऐसे नहीं होता है पूरा ऐसे गड्ढा खोद दिए, सीधा सीधा गड्ढा खोद दिए, उसके बाद तेल भर भर के निकाल रहे हैं बाल्टी से, तो पता लगा कोई भी चीज से आया, एक बाल्टी तेल भर के लेके चला गया, हो गया काम। बचाते रहो, या वाष्पीकरण हो जाए उसका, गैस वैस का। पहले तो टेक्नोलॉजी थी नहीं गैस को स्टोर करने की, जब तेल निकाला जाए तो गैस को जला दिया जाता था। हमारे पास गैस को कैसे हम लोग बंद करें ढक्कन में, ये बर्तन में, तो जो गैस को बंद करने की टेक्नोलॉजी, तो प्राकृतिक गैस का संसाधन बन गया। एक जिमरमैन का स्टेटमेंट है, मनुष्य का ज्ञान ही संसाधन है, सबसे बड़ा संसाधन हमारा ज्ञान है। जैसे ज्ञान हमारा बढ़ता जाएगा, संसाधन हो गया। तो ये क्या लिखा आप लोगों ने? चर्सी काल की अपनति भ्रंशों में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद रहते हैं, यह जल के ऊपर और गैस से ढका रहता है। यह जल, देखिए ये
जल है, गैस है और ये तेल। यह जल के ऊपर और गैस के नीचे ढका होता है। इसका निर्माण समुद्री जीवों एवं वनस्पतियों के, नोट करते जाइए, स्टार्ट में पॉइंट वाइज लिखवाते रहेंगे इसे। इसका निर्माण समुद्री जीवों एवं वनस्पतियों के नीचे तक जाने और दाब तथा ताप के कारण रासायनिक परिवर्तन से लाखों वर्षों में हुआ है। ताप के कारण रासायनिक परिवर्तन से लाखों वर्षों में हुआ है। भारत में, लाइन लिखिए, भारत में इसको मिटा दें, मेसोजोइक और, ये समझ रहे हैं, मेसोजोइक टर्शियरी काल की चट्टान है। ये समय टाइम पीरियड, ज्योलॉजिकल टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, इवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ये 6 चट्टाने हैं जो 1 2 3 4 5 6 हैं। ये कहता है प्राइमरी एज, प्राइमरी एरा कहा जाता है, प्राइमरी। ये 50 से 60 करोड़ वर्ष पूर्व था, करोड़ वर्ष। ये 44 से 50 करोड़, ये था 40 से 44 करोड़, ये था 35 से 40 और ये था 27 से 40 और ये था 22.5 से 27 करोड़ साल पहले। इतना पूछे चले जाएंगे। इसके बाद आता है सेकेंडरी एज। सेकेंडरी में 2 है, 3 है, ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस। ये था 22.5 से 18.5 करोड़, ये एवरेज से मापा जाता है। 18.5 से 13.5 और ये 13.5 से 7 करोड़ साल पुराने पहले। ये सेकेंडरी हो गया। टर्शियरी काल, जो आपने कहा टर्शियरी काल, इसमें होता है इओसीन, मायोसीन, इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। ये 7 से 4, ये करीब 4 से 2.5 और ये 2.5 से 1.10 था और ये 1 से 10 लाख साल पुराना। ये टाइम पीरियड का स्ट्रक्चर है। ये अवसादें करीब 30 लाख साल पुरानी लगभग मायोसीन और इओसीन काल में पाई जाती है। ये उसी समय तेल जब के निर्माण हुआ था। पीछे पृथ्वी के इतिहास आगे शुरू हो जाएगा, पीछे चल जाएगा। लिखिए, आगे चलिए। वर्तमान में भारत में तेल क्षेत्र 27 बेसिनों में बटा हुआ है। ये भारत में मेसोजोइक और टर्शियरी काल की 70.3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम की संभावना मिलने की है, संभावित है 17 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है?
32 लाख, लगभग आधे क्षेत्र में तेल मिलने की संभावना है। इसमें से कुछ 27 क्षेत्र हैं, बेसिन हैं, जहां पे तेल पाए जाते हैं। संभावित क्षेत्र 27 बेसिनों में बटा हुआ है। ये 17 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 27 बेसिनों में, एरियाज में बटा हुआ है। इसमें से 27 में से 17 स्थलीय हैं, स्थलीय मतलब जमीन पर, और 10 हैं अपतटीय। अपतटीय मीन्स होता है पानी में, यानी कि यहां पे जाएंगे, ये सफेद वाला देख रहे हैं सब, ये पानी के नीचे अगर ये है आपकी, ये जमीन है, ये देखिए ये सी लेवल है, तो यहां पर भी तेल मिलेगा। अगर खोदेंगे तो तेल यहां मिला है, यानी कि तट पे पानी, समुद्र के नीचे तेल का यहां भी मिल रहा है और यहां भी मिल सकता है, यानी कि जो पानी से ऊपर है, यहां भी मिल सकता है, यहां भी मिल सकता है, यहां से निकाल सकते हैं। और ये पानी के नीचे देखिए मिला तेल, यहां पे तेल है, यहां से पाइप डाली जाएगी और यहां से, ये अपतटीय कहते हैं इसको, जो ऑफशोर होता है। भारत का 50% तो पानी में पाया जाता है, समुद्र के नीचे, अपतटीय। तेल निकलेगा तो उसके साथ गैस भी, हाँ, तेल प्राकृतिक गैस दोनों एक साथ निकलते हैं, दोनों ये एक साथ ही, प्राकृतिक गैस और तेल दोनों एक साथ ही पाए जाते हैं जहाँ पाए जाएंगे। कहीं कहीं प्राकृतिक गैस पाया जाता है, मतलब बहुत कम मामले हैं जहाँ पे दोनों अलग पाए जाते हैं, लेकिन जनरली एक साथ। जैसे सीसा और जस्ता, ये कौन से जुड़वा खनिज कहे जाते हैं, जहाँ सीसा पाया जाएगा वहाँ जस्ता पाया जाएगा, जहाँ सीसा मिलता है वहाँ जस्ता जरूर मिलता है। उसे प्राकृतिक गैस और ये पेट्रोलियम दोनों एक साथ पाए जाते हैं जनरली, सामान्यतः। कुछ इसके अपवाद हैं जहाँ पे केवल प्राकृतिक गैस पाए जाएंगे या खाली तेल पाया जाएगा। तो प्राकृतिक गैस में मतलब कौन सा गैस, उसका नाम ही प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक नेचुरल गैस है, उसमें मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन और बहुत सारी गैसेस होती हैं। उसे प्राकृतिक नेचुरल गैस कहा जाता है, वो अंदर से निकलती है। नेचुरल गैस में उसमें कई तरह से बनाया जाता है, सीएनजी बनाया जाएगा, एलपीजी बनाया जाएगा, तमाम चीजें बनाई जाएगी, वही गैस होती है सब। जो सबसे ज्यादा मतलब होगा ना कि इसका एवरेज सबसे ज्यादा गैस का, हाँ। इसमें देखिए सबसे जो होता है मीथेन होता है, CH4 होता है। उसके बाद क्या होता है मीथेन बाद प्रोपेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसके बाद खाने में आपके प्रोपेन, ब्यूटेन और एक और होता है मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एक और, उसके बाद ऐसे क्रम से है। उसमें CH इसमें हो जाएगा 6 हो जाएगा, CH ब्यूटेन के बाद होता है 10 होता है, 6 होता है, 10 होता है। इसमें एक और प्रोपेन, ब्यूटेन, नाम मुझे नहीं याद है इसमें, अब केमिस्ट्री वाला है आपके केमिस्ट्री वाला। ये सब गैसेस मिक्स होती है। जो आप खाना बनाते हैं एलपीजी सिलेंडर में, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है मुख्य रूप से, और जो बदबू करती है गैस, जो लीकेज पता लगाने के लिए, वो अलग से मिलाया जाता है। मर्केप्टन गैस, एथिल मर्केप्टन, वो एथिल मर्केप्टन गैस होती है। पेट्रोलियम में एथिल मर्केप्टन ये मिलाई जाती है, इससे जलती नहीं है, केवल गंध इसकी इतनी तेज होती है कि ताकि लीक करे गैस तो पता चल जाए, उसके साथ भी मिलाई जाती है। ये जलती होती नहीं है, ये केवल लीकेज का पता लगाने के लिए मिलाई जाती है। एथिल मर्केप्टन गैस होती है। आपको जो खाना, घरेलू सिलेंडर, डोमेस्टिक सिलेंडर या जो कमर्शियल सिलेंडर है, तो जो बदबू करती है गैस वो एथिल मर्केप्टन होती है। वो वास्तव में वो नहीं होती है, तो गंधहीन होती है। प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन की गंध नहीं आती है। वो जो गंध आती है, गैस बदबू करती है, वो जलती नहीं है, खाना बनता है जिसमें। हम अभी आगे चलते हैं, तो यहाँ पर भी गैस मिलते हैं। तो भारत के ज्यादातर गैस रहते हैं, तो 10 ऐसे अपतटीय क्षेत्र और 27 जमीन पर है, और ये बाकी पानी में है, डूबे हुए। पानी के अंदर जो जमीन है यहां से निकाले जाते हैं, और सबसे ज्यादा भारत में यही निकाले जाते हैं। इसको अपतटीय तेल कहा जाता है। क्या तो अपतटीय जल है। 27 में से, इन 27 में से देखिए 17 में, तो 27 में से ये बटा गया कहां कहां है। 17 में स्टडी की गई है, अध्ययन किया गया है, भूवैज्ञानिक अध्ययन किया गया है, और इसमें 17 में से 12 में ड्रिलिंग की गई है। 12 में ड्रिलिंग करके मतलब उसे खोद के सैंपल लिया गया है। इसमें से 12 में ड्रिलिंग की गई है और 9 में तेल मिले हैं। 12 में से 9 में तेल मिल गए हैं। 27 क्षेत्रों में से 17 स्थलीय हैं, 10 अपतटीय हैं। 17 का अध्ययन किया गया,
12 में ड्रिलिंग की गई और इन 12 में से 9 में तेल बेसिन, जहां पे 9 में तेल मिले हैं, जहां से प्रोडक्शन हो रहा है। ये बेसिन है ऊपरी असम बेसिन, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कच्छ, पूर्वी तट और कैम्बे, बॉम्बे हाई, उत्तर गुजरात, पश्चिम हिमालय, गंगा घाटी, अंडमान निकोबार, ये सब है। लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ये जो 9 है मिले हैं, लिखेंगे जिसमें तेल मिला है। आगे आएगा ऊपरी असम, लिख लीजिए फटाफट। ऊपरी असम, उत्तरी गुजरात, कामा देते जाइए, उत्तरी गुजरात, पश्चिम बंगाल, पश्चिम हिमालय, राजस्थान कच्छ, राजस्थान डैश कच्छ, पश्चिम हिमालय, हाँ पश्चिमी, अच्छा हो गया, गंगा घाटी, पूर्वी तट, अंडमान निकोबार, कैम्बे और बॉम्बे हाई। इधर वाला ना निकालना, इधर वाला ना निकालना। कैम्बे और बॉम्बे, कैम्बे अलग है, बॉम्बे है अलग अलग, टेस्ट देख लीजिए। अभी आगे आ जाएगा। देखिए संचित भंडार कितना है, देखते हैं भारत में कितना पेट्रोलियम है। संचित भंडार, रिजर्व, रिजर्व है भारत में। पेट्रोलियम रसायन मंत्रालय के अनुसार तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार, पेट्रोलियम रसायन मंत्रालय के अनुसार तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार क्रमशः 604 मिलियन टन ये तेल है, 604 और 4 मिलियन टन और 1290 बिलियन घन, बिलियन घन मीटर गैस, प्राकृतिक गैस है। यदि भारत में कुल टोटल इतना भंडार है, सरकार ये मानती है कि भारत में हमारे देश में इतने भंडार हैं। और ये जानते विश्व का कितना है, ये विश्व का 10.5% है मात्र, ये विश्व का है 0.6% है, 1% भी नहीं है तेल। आबादी हमारे यहाँ 17% है विश्व की, अब तेल प्राकृतिक का आधा % है। ये पूछा जाता सर्वाधिक भंडार, इसको मिटा दें, नोट कर लेना। ये पूछा जाता सबसे अधिक भंडार राज्य में है, जो संचित भंडार, प्रोडक्शन और भंडार अलग चीजें हैं। तो भंडार में देखेंगे रिजर्व में है, एक इसे कॉलम बना लेंगे, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिमी अपतट, सागर के अंदर और पूर्वी अपतट। यहाँ कितना संचित भंडार है, 8.15, ये है लाख, मिलियन टन, मिलियन टन। 159.96, बहुत इंपॉर्टेंट, 118.61, राजस्थान में है 24.55। ये सब 2019 के आंकड़े हैं, 2019 के आंकड़े हैं।
और इंडिया मिनरल्स शेयर बुक में सब मिल जाएंगे। इंडिया मिनरल्स ईयर बुक, आप डेटा उसमें डालेंगे गूगल पे, सब मिल जाएगा, ये आंकड़े सब मिल जाएगा गूगल पे डाल के, सब सर्च कर सकते हैं वहाँ पे। हो सकता है लेटेस्ट 2022 का आ गया, आ सकता है, 2-3 साल पे अपडेट करते हैं। और ये 2 है, तमिलनाडु में हो गया है 9, ये मिलियन टन में है। पश्चिमी उत्तर 239.20 मिलियन टन और पूर्वी उत्तर 40.67 मिलियन टन। यानी कि सबसे संचित भंडार कहाँ है? पश्चिमी अवतट, ये जो बॉम्बे वाला हाई क्षेत्र है, ये वाला थे बॉम्बे पास, यहाँ पे बॉम्बे हाई है, मुंबई से 178 किलोमीटर दूर है। अवतट में पानी के अंदर जो भी मैंने डायग्राम बनाया था, कितना पर सबसे ज्यादा यहाँ पे। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए असम है, तीसरे पर गुजरात है। रिजर्व है ये, यानी कि अब संचित भंडार, उत्पादन नहीं हो रहा, उत्पादन में आंकड़े बदल जाएंगे। यहाँ पे प्राकृतिक गैस का देखेंगे, गैस का ये है बिलियन घन मीटर में है। इनके आंकड़े देखेंगे तो इसी राज्यों में 48.31, दूसरे में देखेंगे 158.57, तीसरे में 262.28, राजस्थान में है 34.86, तमिलनाडु में 31.98, पश्चिमी अवतट 302.35, पूर्वी अवतट 507.7। ये प्राकृतिक गैस का देखिए, ये पश्चिमी अवतट है सबसे ज्यादा यहाँ है। जो रवा तट है, रवा केजी के बेसिन, केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी का बेसिन नदी का ये है, बहुत बड़ा तेल प्राकृतिक गैस का भंडार मिल गया यहाँ पे, सबसे ज्यादा रिजर्व यहाँ पे है, संभावित है सबसे बड़ा। उसके बाद देखिए असम में तेल और प्राकृतिक गैस लगभग बराबर बराबर है। फिर गुजरात में देखिए प्राकृतिक गैस का भंडार ज्यादा है और पाइपलाइन से सब आते गुजरात में। फिर इसमें देखिए पश्चिमी अब तक 302 है, फिर ये है प्राकृतिक गैस, सबसे ज्यादा केज के बेसिन प्राकृतिक गैस है। इसमें जो रवा है बहुत इंपॉर्टेंट है, रवा है, अम्ला है, अभी आगे लिखवाते हैं। ये एरिया है इनके जहाँ पे नहीं रिजर्व भंडार है। इन राज्यों में इतना तेल प्राकृतिक गैस हमारे यहाँ संरक्षित है सरकार के आंकड़े के अनुसार, पेट्रोलियम रसायन मंत्रालय के अनुसार। मिटा दें इसको, मिटा दें। इस पे जरूर एक आध सवाल रहता है, एक आध क्वेश्चन इस पे जरूर रहता है। इसमें देखिए सबसे पहले जो भारत में खनिज तेल की खोज हुई कैसे है। भारत में सबसे पहले खनिज तेल की खोज हुई थी 1960 में, पता चला था 1960 में एक रेलवे कंपनी थी, असम रेलवे कंपनी, मार्घेरिटा में, मार्घेरिटा जगह है, वहां पे रेलवे, असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी, ये कंपनी थी असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी। ये कंपनी क्या है, रेल की पटरियां बिछा रही थी, तो वहां पता चला तेल का, जाते समय पता है, लेकिन वहां पे ये पता चला था। फिर 1866 में नहरपुंग में पहला कुआं खोदा गया था। 1866, 1960 का 1866 में नहरपुंग में पहला कुआं खोदा गया था, डिगबोई के पास है, लेकिन इसमें तेल मिला नहीं था। नहरपुंग में पहला कुआं खोदा गया था। ये 1960 में पता चला, लेकिन पहला कुआं खोदा गया था 1866 में। प्रयास किया कि क्या तेल मिल सकता है। वो बर्मा ऑयल कंपनी थी, असम बर्मा ऑयल कंपनी द्वारा खोजा था। और असम ऑयल कंपनी ब्रिटिश था, उसमें से ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने खोजा था।
पहला कुआं, इसमें पता चला था, केवल संकेत मिल गया कि यहाँ तेल हो सकता है। फिर भी 4-5 साल 6 साल लगे, नहर कुएं में खोदा गया, तेल नहीं मिला। फिर 1867 में 27 मार्च 1867 में माकूम में, ये टीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, टीसीएस में माकूम में पहला तेल कुआं खोदा गया जहाँ तेल मिला था। वहाँ पे 1860 ये सर 1960 की सर 1860 होगा क्या सर? अरे गड़बड़ यार, वही सर वही तो कहना चाह रहे 1960 में कह रहे हो, 1860 उसकी हमारा ध्यान हटेगा उस पर। ये 1867 में माकूम में खोदा और 3.35 मीटर की गहराई पर, 3.35 मीटर की गहराई पर ही तेल प्राप्त हुआ। फिर वहां पे अगले साल 8 कुएं खोदे गए। वैसे कुएं, इनके कुएं बताए कैसे होते हैं, केवल पाइप ठोक दी जाती है। फिर 1889 में मार्गेरिटा में ही ऑयल रिफाइनरी बनाई गई, ऑयल रिफाइनरी। हाँ, असम में सब असम में ही है। सर डिगबोई में मिला था शायद, वो बाद में मिला था, पहला माकूम है, एक वही उसके बाद मिला था। 1800 में पहला असम ऑयल कंपनी की स्थापना हुई, असम ऑयल कंपनी। असम ऑयल कंपनी की स्थापना हुई। फिर बर्मा ऑयल कंपनी की स्थापना 1886 में। ये 1889 में असम ऑयल कंपनी की जो स्थापना हुई थी, असम ऑयल कंपनी, ये तेल खोजने के लिए हुई। असम ऑयल कंपनी की ये तेल खोजेगी कहाँ है, जैसे इस समय भारत में कौन सी कंपनी, ओएनजीसी खोजती है तेल, हम ओएनजीसी पर ही आ रहे हैं। असम ऑयल कंपनी की खोज की गई 1886 में। इसके पहले 1886 में बर्मा, ये अंग्रेजों ने बनाई थी, बर्मा ऑयल कंपनी की स्थापना की गई थी। फिर 1921 में इस बर्मा ऑयल कंपनी ने असम ऑयल कंपनी को अधिग्रहित कर लिया। 1921 में अधिग्रहित कर लिया, यानी कि इस कंपनी ने इसको ओवरटेक कर लिया। बर्मा ऑयल कंपनी ने अधिग्रहित किया 1921। असम कंपनी को अधिग्रहित कर लिया था। फिर 1955 में भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस निदेशालय की स्थापना की। प्राकृतिक तेल एवं गैस निदेशालय, भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस एवं तेल गैस निदेशालय की स्थापना की। फिर इसका नाम बदल के 1956 में ओएनजीसी कर दिया गया। ओएनजीसी का नाम सुना होगा, बहुत स्पीड से नोट करते जाओ। चलो स्लो कर दे रहे हैं, स्लो कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा, हम यहां चलते हैं। तेल खोजने के लिए जब पढ़ा था तो सबसे पहले 1879 में मार्गरेटा में एक ऑयल रिफाइनरी बनाई गई। फिर 1889 में असम ऑयल कंपनी की स्थापना की गई कि तेल खोजेगी ये कंपनी। फिर इसके पहले से 1886 में बर्मा ऑयल कंपनी की स्थापना हो चुकी थी, ये उसके बाद हुई थी असम ऑयल कंपनी की। 1981 में 1921 में बर्मा ऑयल कंपनी ने असम ऑयल कंपनी को अधिग्रहण अपने में मिला लिया। फिर यह चलती रही प्रक्रिया। भारत जब आजाद हुआ तो 1955 में भारत सरकार ने तेल प्राकृतिक गैस निदेशालय की स्थापना की।
फिर अगले ही साल इसका नाम बदलकर 1956 में ONGC कर गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, इसका नाम बदल के कर दिया गया। इसकी स्थापना भी क्वेश्चन पूछा गया है, ONGC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, 1956 में हुई थी। फिर 1964 में, आगे लिख लिया यहां तक, 1964 में IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई। IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये वाला मिटा दें, मिटा दें, अरे किताब में है, फिजिकल ज्योग्राफी में देख लेना, सभी चीज में ज्योग्राफी किताब आई नहीं है तो उसमें है सर। हाँ, इसके ONGC के तरह इसका उत्पादन देखें भारत में कैसे उत्पादन हो रहा है, फिर हम उसके आएंगे एरिया में कहाँ से प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। उत्पादन हम 10-10 साल पे देखेंगे। उत्पादन 1951, 1961, 1971, 70-71, 1980-81, 1990, 91, 2001, 1991 के बाद 2001 वाला क्या, 2001 वाला हाँ 2001 में 2001 और 2011 10 और 11 है, 10 11 11 12 2011 और 12, ये कितना उत्पादन हुआ? तो इसमें है लाख टन में, लाख टन में, और हम आंकड़े कह रहे थे, आंकड़े 1951 2.69, 61 में 5.13, 68.2, 68.22, 100.0 ये है 330.21। अगला है, इसको छोड़ कर लिखेंगे 380., खपत कितनी हुई थी? आप देखिए उत्पादन और खपत कैसे हो रही है। इतना उत्पादन खपत है, हमारे यहाँ उत्पादन इतना हो रहा है और खपत इतनी हो रही है, यानी कि हमारे यहाँ ज्यादातर पेट्रोलियम इंपोर्ट कर रहे हैं और सबसे ज्यादा राजस्व हमारा पेट्रोलियम आयात पर खर्च हो रहा है। ये आंकड़े ये दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं। हमारी निर्भरता देखेंगे तो 19 में हमारे पास इतनी निर्भरता थी, 8 आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता 8 इसका परसेंटेज निकालेंगे, ये इसका परसेंटेज तो 8.8
5, इसके बाद हो गया 6.6, इसके बाद ये हो जाएगा 38.11, यानी कि उत्पादन बढ़ा है तो हमारी निर्भरता भी बढ़ गई है। देखिए 38 निर्भरता, पहले आत्मनिर्भरता यानी कि हम 8% आत्मनिर्भर थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे देखिए 5 से जंप किया है, 1970-71 का दौर था जब वही से जो तेल की खोज हुई है सब में 70-71 में, और उत्पादन हमारा बढ़ गया क्योंकि 5 से सीधे जंप किया इतना, और यहाँ पे हमारी निर्भरता 38% बढ़ गई। इसके बाद है इसके 39.28, इसमें बढ़ गई है 60%, 60.04%। आत्मनिर्भरता हमारी 1990 के आने के आसपास बहुत ज़्यादा बढ़ी। इस समय बहुत सारे जो नेचुरल गैस रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा जोर दिया गया, और बहुत सारे असम में तेल के खोज हुए, कावेरी बेसिन, केजी बेसिन पे खोज हुई, तो हमारी आत्मनिर्भरता देखिए बढ़ती जा रही है। ये इसमें इस समय हमारी आत्मनिर्भरता है 18.02%, 2001 वाली है 31.35, यानी कि मात्र हम अपनी जरूरत का 18% ही तेल उत्पादन कर पा रहे हैं, बाकी सब 80% हम मंगा रहे हैं तेल बाहर से। इसके लिए भारत ने क्या किया है, कुछ योजनाएं बनाई भारत ने। क्या बनाया है, एक सवाल पूछा गया था, कौन सा ऐसा तेल है जो तेल का आयात और निर्यात दोनों करता है। भाई निर्यात कौन करता है, जिस पर ज्यादा हो, आयात कौन करता है जिसके पास कम हो, और निर्यात भी करे आयात भी करे। अमेरिका करता था, तो इसमें क्या था, क्रूड जो ऑयल होता है बड़ा सस्ता होता है, कच्चा पेट्रोल होता है कुछ रुपया बैरल होता है, जब उसको रिफाइन कर देते हैं, यानी कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, रिफाइनरी बड़ी बड़ी लगाते हैं, जब उसको रिफाइन कर देते हैं तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। गेहूं से बिस्कुट बना देते तो बिस्किट की कीमत बढ़ जाती है। 1 किलो गेहूं से पता नहीं कितने बिस्किट बन जाए, कितने रुपये का बनेगा। 20 रुपये का गेहूँ है और एक उससे बिस्कुट उसमें बना देंगे मिलावट पर लगाए तो कितने रुपये का हो जाएगा। हमारे यहाँ कच्चा लोहा से आप मोटरसाइकिल कार बना दिए, कितने महंगे हो जाएंगे। तो जो रिफाइन करके हम निर्यात करते हैं तो उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है और खरीदते हैं तो सस्ता होता है। इससे क्या होता है, कुछ इंडस्ट्री डेवलप होती है, ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री, जो प्लास्टिक उद्योग है, रसायन उद्योग होते विकसित होते हैं। और ये क्या होता है, जब विकसित होते हैं तो हमारे क्या होती है कि तेल हम कच्चा तेल आयात कर रिफाइन करके स्टोर भी कर लेते हैं, और जब अधिक हो जाती है तो हम उसको बेच के और जो निर्यात करते हैं उसका खपत भी हो जाती है। अमेरिका ये काम करता है, अपने यहाँ का तेल कम खर्च करता है, बाहर का मंगाता है, रिफाइन करके यूज भी करता है, और जो ज़्यादा रिफाइन करता है बेचता है। इसके लिए अपने क्या चाहिए, ऑयल रिफाइनरी चाहिए। हमारे पास कई ऑयल रिफाइनरीज हो भारी मात्रा में, जो कच्चे तेल का रिफाइन करके जो रिफाइन न कर पा रहे होंगे उनको सप्लाई करें। इस तरह से भारत में 23 ऑयल रिफाइनरी गवर्नमेंट ने लगाई है, विभिन्न सेक्टरों में 23 ऑयल रिफाइनरी, जो बड़े बड़े ऑयल रिफाइनरी है। अभी मैं ऑयल रिफाइनरीज का नाम लिख पाऊंगा, आप लोग समझिए। तो इस ऑयल रिफाइनरी से सरकार क्या करती है, एक तो कई सारी इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, और हम कच्चा तेल सस्ता खरीदते हैं और उसको रिफाइन करके यूज कर लेते हैं। और ये रिफाइन तेल आयात कर तो बहुत महंगा पड़ता कीमत, तो ये काम किया जाता है भारत में। तो पहले इसको क्षेत्र लिख लेते हैं हम लोग, पहले उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं लिखिए। उत्पादक क्षेत्र, प्रोड्यूसिंग एरिया, जहां कुछ समझते हो बताएंगे आप तुरंत, समझ में ना जहां नहीं आगे बताएंगे। ये आंकड़े जरूरी है आप अपनी बात को प्रूव करने के लिए, यानी कि भारत की विश्व का कितना तेल है, 0.5%। आबादी कितनी रहती है, 16-17% तक, और गैस, प्राकृतिक गैस 0.6%। मुश्किल से 50 साल हमारे जो रफ्तार है यूज करने की, 50 साल तेल चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। हमारे पास पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, कोयला 200 साल 250 साल चलेगा, खत्म हो जाएगा। हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सोलर एनर्जी जो आप लोग पर्दा हटा के ले रहे हैं, देखिए प्रोड्यूसिंग एरिया, फिर इसमें है असम। असम में भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है, और यह ब्रह्मपुत्र घाटी में फैला हुआ है। सबसे पुराना वो ब्रह्मपुत्र की घाटी में
और इंडिया का सबसे पुराना ये कभी सबसे बड़ा हुआ करता था, लेकिन अब बड़ा नहीं रहा। इस असम घाटी में, ये असम नदी देख रहे हैं आप, ये ब्रह्मपुत्र नदी देख रहे हैं, और ये ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी या असम घाटी कहते हैं। इसी में ऊपरी असम घाटी में, इस एरिया में ज्यादातर तेल क्षेत्र है, ऊपरी असम घाटी में। ऊपरी असम घाटी में इसमें है, अब आ जाइए डिगबोई। इसका डिगबोई नाम पड़ा था डिग, एक लिखा हुआ है किताबों में, सच है कि गलत है, इसमें कुछ हाथी नहा के निकल, तो उसमें से देखा उसके पैरों में तेल वो लगाया, तो अंग्रेज थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि तेल लगा था, तो उस बच्चों से लड़के जो चरवाहे थे वहाँ पे, कहा बच्चे जरा गड्ढा खोदो यहाँ पे, देखें तेल निकलता तो नहीं है। तो डिग बॉय करते करते, नहीं लड़के गड्ढा खोदो, डिग बॉय, तो इसी से नाम उसका डिग बॉय पड़ गया। तो इसमें डिग बॉय है, यह 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, और यहाँ पे डिब्रूगढ़ जिले में है, डिब्रूगढ़ जिले में है, डिब्रूगढ़ जिले में इयोसिन मायोसिन युग की चट्टानों में तेल मिलता है। यहाँ पे इयोसिन और मायोसिन, वो आपको पीछे मैंने लिखवाया था, इयोसिन और मायोसिन युग की। इयोसिन मायोसिन युग की चट्टानों में तेल मिलता है इसमें डिगबोई कुछ जो सेंटर है, मुख्य रूप से डिगबोई तेल क्षेत्र में जो सबसे बड़ा डिगबोई, बप्पापंग, हस्सापंग, नहीं डिगबोई के अलावा ये अलग अलग सेंटर है। हस्सापंग मेन सेंटर डिगबोई है, बड़ा सेंटर, इसका डिगबोई नाम पड़ गया। उसके आसपास बप्पासंग, हस्सासंग, पैंतोला, ये कुछ दूसरे सेंटर है। इसी में डिगबोई ऑयल रिफाइनरी बनाई गई है, तो बाद में लिखेंगे। फिर नहरकटिया, नहरकटिया असम में, सब असम में है, असम वाला लिखा है, असम ही चल रहा सब। नहरकटिया, यह बूढ़ी दिहांग के ये बताना पड़ेगा। बूढ़ी दिहांग के बाएं तट पर, बूढ़ी दिहांग के बाएं तट पर है। यहाँ पे नूनामटी ऑयल रिफाइनरी है, नूनामटी से बरौनी तक पाइपलाइन बिछी हुई है, जहाँ भेज दिया जाता है। बूढ़ी दिहांग के बाएं तट। मुरान घुघरी जन, अगला है नहरकटिया तेल क्षेत्र हो गया, पहला डिगबोई था, नहरकटिया दूसरा, तीसरा मुरान घुघरी जन, तेल क्षेत्र है। नहरकटिया से, अच्छा तेज हो जा रहा हूं, यह नहरकटिया से 40 किलोमीटर दक्षिण में है। प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार यहाँ पे है। नहरकटिया से 40 किलोमीटर दक्षिण। अगला है रुद्रसागर लकवा, रुद्रसागर लकवा, ये सब असम में है। ये शिवसागर जिले में है, असम के शिवसागर जिले में। शिवसागर जनपद में रुद्रसागर। एक सुरमा नदी बहती है यहाँ पे,
हाँ, ये सुरमा नदी बह के आती है और इधर चली जाती है यहाँ से। यहाँ देखो सुरमा नदी लिखा हुआ है, कौशल्या ये सुरमा नदी है। सुरमा नदी की घाटी कहा जाता है, चाय के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सुरमा घाटी चाय के लिए प्रसिद्ध है और ये सुरमा घाटी तेल क्षेत्र की है। ये चौथा हो गया। पांचवा मैं ऊपर लिख रहा हूँ, सुरमा घाटी। सुरमा घाटी, इस सुरमा घाटी में भी तेल पाई, असम में ही है ये भी। सुरमा घाटी में बदरपुर, सुरमा घाटी में जो सेक्टर हैं तेल के, बदरपुर, मसीनपुर, पथरिया, यहाँ पे 60 तेल के कुएं हैं यहाँ पे तेल। और अन्य क्षेत्र में त्रिपुरा में, ये देखिए त्रिपुरा वाला है, यहाँ पे कुछ तेल क्षेत्र के संकेत मिले हैं। ये त्रिपुरा में, क्योंकि असम इसी सुरमा घाटी से भी पास में है बिल्कुल, तो यहाँ पे मिले हैं क्या बोलते हैं त्रिपुरा में मामुन भात। त्रिपुरा में हम यहाँ लिख रहे हैं मामुन भात, मामुन भात, बारापुरा, देवतामुरा, देवतापुरा, ये त्रिपुरा वाले हैं। अब वो पुराने हो गए, पूछना नए वाले ही पूछेंगे जो छोटे छोटे। देवतामुरा और सोमांग, ये है सब त्रिपुरा वाले। अब एक दो और क्षेत्र है, छोटे छोटे क्षेत्र। और अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है कमचई। यहाँ पे संभावनाएं हैं, मिली है कहीं कहीं थोड़ा बहुत में। कमचई, मनकुम, खरसांग, चराली, नागालैंड में बारहला, नागालैंड में। निगरू, NIGRU, ये अरुणाचल प्रदेश में है। पुराने हो चुके हैं। अंकलेश्वर, क्या होता है, डिब्रूगढ़, डिगबोई, महापुर सब पुराने हो चुके हैं। नए नए तेल क्षेत्र को जरा यही पूछेगा नया वाला, तो छोटा छोटा है यूपीएससी में, बिल्कुल लीक से हट के पूछता है वो। निगरू अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद ये गुजरात। अब ये असम के थे, वो पूर्वोत्तर के सब क्षेत्र। इसमें देखा किन किन राज्यों में, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश में मिले हैं। मिजोरम में नहीं मिले हैं। मिजोरम में और मेघालय में नहीं मिले। अब आज गुजरात देखिए, गुजरात में कहाँ कहाँ मिलता है। गुजरात, इसमें अंकलेश्वर सबसे पहले है। अंकलेश्वर असम के बाहर जो सबसे पहला जो तेल, असम के सारे तेल क्षेत्र असम बेल्ट में मिले ब्रह्मपुत्र घाटी में, उसके बाहर ये पहला तेल क्षेत्र था असम घाट के पहला तेल क्षेत्र। ये भड़ौच जिले में है, भड़ौच जिले में है ये अंकलेश्वर।
भरूच कहते हैं उसको, जिसको पहले भरूच नाम बदल गया भड़ौच। ये गुजरात का सबसे पुराना और बड़ा तेल क्षेत्र है। 1958 में इसकी खोज हुई थी अंकलेश्वर की, 1958 में। इसमें गैसोलीन और केरोसिन की अधिक मात्रा है। केरोसिन मिट्टी का तेल सुना है? केरोसिन है क्या चीज? केरोसिन हाँ, जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं केरोसिन। किताबों में तो पढ़ लेगी। केरोसिन अधिक मात्रा पाया जाता है। असम के बाहर ये पहला तेल क्षेत्र था। इसका नाम वसुधारा रखा गया था। इसका नाम वसुधारा। वसु जब ये प्राप्त खोज हुई थी, जिसका नाम वसुधारा रखा गया था। खंभात लूनेज क्षेत्र, इसमें फैक्चुअल हुई है। खंभात लूनेज दूसरा क्षेत्र, ये पहला दूसरा। खंभात लूनेज क्षेत्र, खंभात लूनेज क्षेत्र यह बड़ोदरा से 60 किलोमीटर पश्चिम में है। बड़ोदरा से 60 किलोमीटर पश्चिम में है। बड़ोदरा से 60 किलोमीटर पश्चिम। इसके बाद अगला है अहमदाबाद करोल क्षेत्र, तीसरा। अहमदाबाद कलोल, अहमदाबाद कलोल क्षेत्र। इसमें जो कई सेंटर हैं उन अहमदाबाद कलोल क्षेत्र में कलोल, महेसाड़ा, नौगांव, कोसांबा, सानंद, ये सब सेंटर है अहमदाबाद कलोल क्षेत्र में। ऊपर से उठा है। अब आते पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र, वेस्टर्न ऑफशोर। भी तो है नहीं पे। एक मिनट बता रहे आप। शोर, हाँ क्या कर एसोर नहीं सुनी साफ क्या ऐश्वर्य नाम का एक ऐश्वर्य। अरे वो वहां पे राजस्थान का। वेस्टर्न ऑफशोर, तो इसमें वेस्टर्न ऑफशोर का मतलब होता है वही कि समुद्र की तली में जहां निकाला जा रहा है। इसमें सबसे प्रमुख है बॉम्बे हाई। अब इसे मुंबई हाई भी कहा जाता है। मुंबई हाई ये बंबई से दक्षिण पश्चिम में 176 किलोमीटर ये मुंबई है। और यहां से समुद्र में 176 किलोमीटर दूर है। यहाँ पानी में, यहाँ पे बंबई से दक्षिण पश्चिम, यहाँ पे 176 किलोमीटर। फिर यहाँ से पाइप से गया साउथ वेस्ट मुंबई से अरब सागर में है। इसकी खोज 1975-76 में हुई थी। 1975 में हुई थी इसकी खोज। मुंबई हाई की कब हुई थी? 1975 में। और उत्पादन शुरू हुआ था 1976 में, यहाँ प्रारंभ हो गया था। 1975 में खोज, कोई एनजीसी ने खोजा था इसको। यहाँ पे 1900 मीटर की गहराई पर तेल मिलता है। 1900 मीटर की गहराई पर
गहराई पर तेल मिलता है। इसमें कुछ नए सेंटर मिले गए हैं, नीलम मुक्ता पन्ना। बॉम्बे हाई में कुछ नए क्षेत्र मिले हैं, नीलम मुक्ता पन्ना, कुछ नए तेल क्षेत्र है नीलम। बॉम्बे हाई, न्यू सेंटर ऑफ बॉम्बे हाई। अलिया बेट, ये तो बॉम्बे हाई था, कहाँ पे मिल रहा है? ऑफशोर। ऑफशोर मतलब जमीन पर नहीं मिल रहा है, समुद्र के अंदर। फिर अलिया बेट है, अलिया बेट, खलिया बेट, दो द्वीप है। आप फिजिकल पढ़े, कोई पढ़ाया हुआ अलिया बेट। अलिया बेट, खलिया बेट, दो द्वीप हैं जो नर्मदा तापी के मुहाने पर है। यहाँ पे है अलिया बेट, खलिया बेट, दो द्वीप है। यहाँ पे जो मिला है तेल क्षेत्र, ये भावनगर से 45 किलोमीटर दूर है, एक द्वीप है। भावनगर से 45 किलोमीटर दूर एक द्वीप है। भावनगर बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, नाम अगर मैं बता दूं, भावनगर वर्ल्ड का सबसे शिप ब्रेकिंग सेंटर है। शिप ब्रेकिंग, शिप ब्रेकिंग, जो हवाई पानी के जहाज जो चलते हैं वो पुराने हो जाते हैं, उसको तोड़ा जाता है, गैस से काट उड़ के लोहे निकाल के फिर नया बनाया जाता है। तो शिप तोड़े जाते हैं, यहाँ पे जहाज तोड़े जाते हैं, शिप ब्रेकिंग। भावनगर क्या चीज? जहाजों का कब्रिस्तान। वह विश्व का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग सेंटर है। तो इनसे कुछ प्रदूषण भी निकलता जहाजों से। तो कुछ विदेशी लोगों ने अपने जहाज तोड़वाने के लिए यहाँ भेज दिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार रोक लगा दी थी, कहा था कि यहाँ पे प्रदूषण यहाँ फैला हुआ, वहाँ पे कुछ जहरीली गैसें निकलती है। तो शिप ब्रेकिंग सेंटर है सबसे बड़ा भावनगर में, एक बंदरा जहाज है। उसी से खलिया बेट, अलिया बेट है, कुछ दूरी पर है। अब ईस्टर्न कोस्ट में देखते हैं, ये तो वेस्टर्न तटीय क्षेत्र था। पूर्वी तट देखते हैं, पूर्वी तट कौन सा होगा? ये वाला, समुद्र किनारे वाला, ईस्टर्न ऑफशोर कोस्ट, पूर्वी अपतटीय तटीय क्षेत्र, ईस्टर्न ऑफशोर, ऑफशोर एरिया। सबसे बड़ा इसमें है, देखिए ये अपतटीय और अभितटीय दोनों है। अपतटीय अभितटीय दोनों है, कुछ स्थल पर ही पाया जाता है, कुछ समंदर के अंदर ही पाए जाते हैं। तो इसमें है वेस्टर्न, अपतटीय दोनों होते हैं। इसमें केजी बेसिन में कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, जिसको केजी बेसिन कहा जाता है, केजी बेसिन। सबसे बड़ा ऑयल का, प्राकृतिक गैस का भंडार यही मिला है, केजी बेसिन। और केजी की बेसिन में रावा सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार पूछा जाएगा रावा कहाँ पे है, आईएएस में पूछा गया था सवाल। दस से 30 लाख मिलियन टन तेल यहां से निकाला जाता है। फिर एक जगह है इसमें अमलापुर, अमलापुर नहीं, अमला ही खाली है, अमलापुर है आंध्र प्रदेश में, अमलापुर आंध्र प्रदेश में है। ये तो केजी बेसिन है सब वहां के आसपास के, केजी बेसिन कृष्णा गोदावरी नदी का। कृष्णा गोदावरी बेसिन मैप पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए कावेरी यहाँ पे है, कृष्णा गोदावरी यहाँ पे, कावेरी आपका यहाँ पे है। कावेरी बेसिन में देखिए जरा कौन कौन से हैं। कावेरी बेसिन,
कावेरी बेसिन में है नरीमन, नारीमन, नारीमनम, नारीमनम, कोइरल काला, कोइरल काला, काला पल्ली, कोइरल काला पल्ली ये क्षेत्र है। इसके अलावा देखिए राजस्थान के मरुस्थल में, लिख नोट करते जाओ सब लोग, ज्यादा फास्ट तो नहीं हूं मैं। राजस्थान के मरुस्थल में बहुत सारे तेल मिले हैं, किनको मिले हैं, इसमें है बाड़मेर के निकट, बाड़मेर के निकट, राजस्थान में बाड़मेर जिला है, बाड़मेर के निकट भाग्यम विजया, भाग्यम विजया। पंजाब में ज्वालामुखी एक जगह है, पंजाब में ज्वालामुखी। उत्तर प्रदेश में भी मिल गया है, उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले के बिलासपुर तहसील में, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की बिलासपुर तहसील में। अभी हम बात कर रहे थे, ये तो है इनके जब ऑयल रिफाइनरीज, तेल और तेल के क्षेत्र हैं, बहुत सारी चीजें आपने देखा इसमें, ऑयल रिजर्व प्रोडक्शन देखा आपने, एरिया देखा। कुछ ऐसे चीज जो इम्पोर्टेंट है जो अभी बात कर रहे थे कि कौन सा ऐसा देश है जो तेल का आयात और निर्यात दोनों करता है, तो अमेरिका है। उसमें ऑयल रिफाइनरीज बहुत उसने इस्टेब्लिश कर रखी है। ऑयल रिफाइनरी तो कच्चा तेल मंगाता है, उसको रिफाइन करके और पेट्रोल डीजल ये सब निर्यात करता है। छोटे छोटे देशों को जो गरीब है, जो ये जिनके पास ये ऑयल रिफाइनरी और टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे अफ्रीकन देश से ज़्यादातर है। अब बहुत छोटा देश है, भूटान कहाँ लगा पाएगा ऑयल रिफाइनरी, कहाँ से ले जाएगा नेपाल को, तो भारत रिफाइन करके बेच लो भैया अच्छे महंगे दाम पे। हमारे कुछ ऐसे देश हैं, लैंड लॉक कंट्रीज हैं, तो भारत ने कई ऑयल रिफाइनरी लगाई थी। इसमें 3 तरह की ऑयल रिफाइनरीज हैं और सब कंपनियाँ, आप देखते हो पेट्रोल पंप है कि इसको IOC का है, वो सामने देखो इंडियन ऑयल लिखा हुआ है, IOC इंडियन ऑयल का लिखा हुआ है, कहीं रिलायंस का है, SR का है, HPC का है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है, कहीं भारत पेट्रोलियम का है, BPCL का है। तमाम ये ऑयल कंपनियां, वो जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उन्हीं के पेट्रोल पंप होते हैं ये ज़्यादातर। तो ऑयल रिफाइनरीज हैं तो कुछ 3 तरह की, कोस्टल बेस्ड, मार्केट बेस्ड, जो तटीय हैं, जो केवल इम्पोर्ट पर निर्भर करती है, यानी कि तेल का आयात करें क्रूड ऑयल का, और वो तटों के किनारे, समुद्र के किनारे ज़्यादातर। ऐसी रिफाइनरी जो समुद्र के किनारे हैं, जो तेल आयात करके वहां से रिफाइन करके फिर उसका निर्यात करेंगी या अपने यूज करेगी। कुछ ऐसे हैं जो मार्केट बेस्ड हैं, मार्केट बेस्ड है जैसे कि मथुरा हो गया, बीना हो गया, यहाँ पे जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड है। उत्तर प्रदेश घनी आबादी वाला क्षेत्र है, ये गंगा का मैदान है, तो मथुरा का नाम सुना होगा, बरौनी का नाम सुना होगा, ये अब तट से दूर है, सारा तट से। कुछ ऐसे कच्चे तेल के क्षेत्रों में ही लगाई गई है जो ऑयल रिफाइनरीज है, जहाँ पे तेल वहीं मिलता है तो वहीं रिफाइन करके तो इसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, अच्छा हो जाएगा। पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, वो सस्ता होता है। एक बार पाइपलाइन बिछा दिए, उसमें सब प्रेशर से दूर होता है। टैंकर से बड़ी महंगा पड़ता है। आजकल देखा होगा जो गैस के कनेक्शन हो रहे घरों में अब, तो 200-300 रुपये महीना पड़ता है। ऐसे आपका एक सिलेंडर खत्म हो जाता है, 800-900 रुपया पड़ता है, 1000 रुपया पड़ जाता है। एक सिलेंडर एक महीने में तो खत्म ही हो जाता है जनरली, मैंने देखा। क्योंकि चाहे जितना यूज करें 200-300 रुपया ही ज़्यादा पड़ता है। तो उसकी कास्ट इसलिए सस्ती पड़ रही है कि सिलेंडर में भरना, फिर रात के पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन प्लस सिलेंडर, और प्लस बीच में जो है क्या बोलते हैं, जो एजेंसी वाला है वो कुछ प्रॉफिट लेगा, इसलिए वो महंगा होता है। इसलिए पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन होता है, सस्ता होता है। सब जगह बम्बई में, गुजरात में जाओगे, सब गैस कनेक्शन है, पाइपलाइन है, घरे में जितना मीटर लगा हुआ, जितना यूज करे उस हिसाब से पैसा देना गैस से। हाँ वो है, हजीरा वजीरा बहुत सारी चीज़ें हैं।
वैसे बहुत डिटेल में हम आपको जीएस के पर्पज से पढ़ा रहे, फिर भी ज़्यादा कोशिश किया कवर करने के। तो ऑयल रिफाइनरी देखिए, हम थोड़ा सा देख के है 4-5 मिनट की, 2 मिनट बचे हैं। तो कोस्टल बेस्ड ऑयल रिफाइनरीज हैं, मार्केट बेस्ड हैं, और उसके बाद है रॉ मटेरियल बेस्ड हैं। तो क्या करें, पढ़ेंगे आप लोग? लिखवा दें, लिखेंगे आप लोग? तो लिखना या लिखना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो 1 घंटा और पढ़ा देंगे। हाँ लिखिए, कोस्टल ऑयल रिफाइनरीज, कोस्टल ऑयल रिफाइनरीज, तटीय। ये मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? इंपोर्टेड ऑयल, क्रूड ऑयल, आयातित कच्चे तेल पर आधारित होती है, आयातित कच्चे तेल पर। फटाफट लिख लीजिए, इसमें नाम ही तो लिखने हैं 22-23 है बस। हल्दिया, बाकी चीजें इसमें है वो आप देख लीजिए थोड़ा सा। इसके IOCL की है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है। इसने इस रिफाइनरी जो है हल्दिया, हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। हल्दिया, विशाखापट्टनम, हम लिखते जा रहे हैं। हल्दिया, विशाखापट्टनम, कोच्चि, मंगलोर, चेन्नई, ट्राम्बे। इंग्लिश से कोई दिक्कत? हिंदी में लिखेंगे आप? नाम तो लिख लेंगे, लिख लेंगे नाम, बोलते नहीं सर। ट्राम्बे, जामनगर, कौशल तुम तो गए थे जामनगर। ये इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, जामनगर 1, 2, और ये रिलायंस की है, रिलायंस है। प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी, इसकी क्षमता है। जामनगर हम लोग टूर ले गए थे, कौशल गया था, बहुत दूर तक है, रोड किनारे जब बहुत बड़ी थी ऑयल रिफाइनरी। इसके अंदर ऐसे ना जाए, प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट है, ये सब सरकारी क्षेत्र की है, प्राइवेट है। जामनगर, पारादीप, यहाँ पे भी मैं गया था, जब मैं पीजी में था तो मैं अपना टूर गया था, हमारा टूर मैं यहाँ गया था पारादीप। उसके बाद है रत्नागिरी, और नागापट्टिनम, नागापट्टिनम वहां पे है आपका तमिलनाडु में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, ये तमिलनाडु में है। ये सब तट के किनारे हैं, समुद्र के किनारे हैं। इसके बाद आपका तातीपाका, ये आपका भी है आंध्र प्रदेश में, और बादीनार, ये है गुजरात में, और है किसकी? एसआर की, ये भी प्राइवेट है। एसआर का पेट्रोल पंप कहाँ देखा? उस रुपये हो गए एसआर का, देखा एसआर का प्राइवेट है। रिलायंस एसआर की प्राइवेट, यहाँ 2-4 रुपये पेट्रोल पंप, पेट्रोल महंगा होता है, यहाँ पे 2-4 रुपये महंगा ही होता है। एसआर, एक एसआर उधर क्या नाम रोड पे है, एसआर, ये सब क्या? हाँ सर, इसका नाम तो बदल गया है एसआर का। एसआर हो सकता है बदल गया, मुझे ध्यान सर एसआर में नायरा आ गया आज। और नायरा, यस सर, हाँ नायरा आ गया, नायरा, इसका नाम बदल गया, नायरा होगा। कोई एसआर जो मालिक होगी उनकी लड़की उड़की का नाम रख दिया नायरा, एसआर है। इसके बाद होता है मार्केट बेस्ड, 3-4 और है मार्केट बेस्ड। इनकी सबकी खास बात है कि जो कोच्चि है BPCL की है, मंगलोर ONGC की, चेन्नई CPCL की, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ट्राम्बे है HPCL और BPCL दोनों की है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम दोनों को मिला के। जामनगर रिलायंस की है, प्राइवेट है। पारादीप ये इसके सहयोग से बनाया गया, कुवैत के सहयोग से बनाया गया था। रत्नागिरी ओमान के सहयोग से, आपको टाइम नहीं है मैं लिखवा देता, ओमान के सहयोग से बनाया गया था। और नागापट्टिनम और चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है। तातीपाका ONGC ने इसको
बनाया है, बाजिनारी है। मार्केट बेस्ड देख ले, 3-4 है, 5-6। मार्केट बेस्ड ये बाजार आधारित है, जो कि बाजार की डिमांड के आधार पर बनाई गई है। इसमें है आपका बरौनी। बरौनी का नाम सुना, बिहार में है बरौनी। मथुरा, मथुरा आपका यूपी में है। मथुरा इसको रसिया के सहयोग से बनाया गया था, रसिया के सहयोग से स्थापित किया था। ये बरौनी को इराक, इसको मथुरा को इराक के सहयोग से किया गया था। और करनाल हरियाणा, ये सब मार्केट में हरियाणा में है। ये IOCL की है, इंडियन कार्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बीना मध्य प्रदेश में है, ये बनाया गया था ओमान के सहयोग से, ओमान। फिर पानीपत ये हरियाणा में भी है, IOCL की है। इसके बाद है भटिंडा है, पंजाब में है। रॉ मटेरियल बेस्ड, मतलब ये उन क्षेत्रों में है जहां पे तेल का उत्पादन होता है। इसमें है डिगबोई IOCL की है ये। बोगाई गांव ये वहां पे है, असम में है। नूनामती ये भी है वहां पे, गुवाहाटी में है ये, गुवाहाटी IOCL की है। नुमालीगढ़ ये भी असम में ही है। कोयली IOCL की है, और ये सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। कोयली पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी है। कोयली प्राइवेट सेक्टर सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है, और जामनगर, वहां पे जामनगर प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। कितने कुल 22-23 हैं। इसके अलावा जो अभी जो बन रहे हैं उसमें इटारसी जो भी बन रहे हैं, इटारसी, कांडला, मर्मुगाओ। इटारसी कहाँ है? इटारसी मर्मुगाओ ये कहाँ है? गोवा में इटारसी, और इटारसी एमपी में। मर्मुगाओ कहाँ है? गोवा में। और एक बन रहा है कांडला, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी कंसिडरेशन यहाँ विचार चल रहा है, यहाँ विचार चल रहा है बनाने के लिए। इसके बाद प्राकृतिक गैस है, जो आपके पास समय नहीं है। फैक्चुअल है, मिनरल्स वगैरह रिसोर्स वाला केवल फैक्चुअल होता है, थोड़ा बहुत इसमें एनालिसिस होता है, विश्लेषण होता है। आप लोगों को थोड़ा सा इसको 2-4 बार देख लीजिए सेकंड के। अभी मैप बनाना रहेगा तो मैप बना दिए होते हैं, लेकिन आपके पास समय नहीं है, इसलिए कौशल जरा पेन लेना। क्वेश्चन हो तो बताएं।